हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, हंसते होंगे, खेलते रहे होंगे। और जो हम लोगों ने जो पढ़ाई की जर्नी जो स्टार्ट की थी वो तो सही से चलता ही होगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पावर स्टडी। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे द्वारा जो बातें बताई जाती है वो पहुँच सके और ज़्यादा लोगों को उससे फायदा हो सके। तो आइए हम लोग लौटते हैं टॉपिक के। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ चुके थे कि सबसे पहले पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो हम लोग समझे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 1781 का जो पिट्स एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, उसमें क्या प्रावधान किया गया था वो समझे। तो क्या प्रावधान था रिवाइज कर लेते हैं हम। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कंसेप्ट आया था वो लाया गया था। बंगाल का जो पहले गवर्नर था वो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से दिया गया था। ये तीन मुख्य इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे पहला अगर पूछेगा, सबसे पहला जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था वो कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंग था। अब आगे आते हैं हम लोग 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत क्या प्रावधान किया गया था कि जो बंगाल जो ब्रिटिश सरकार को जो शासन करने की जो व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के पास जो शासन करने की जो थी वो सिर्फ पहले क्या थी तो बंगाल के लिए थी। लेकिन जैसे जैसे बिहार और उड़ीसा का भी जब क्षेत्र शामिल हो गया था तो उसके साथ शासन करने का जो विधि व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो लाया गया था तो उसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो व्यवस्था किया गया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। उसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो हम लोग पढ़ा। दोहरे शासन की जो नीति आई थी वो कब आई थी, तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत आई थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया था, यानी कि सबसे पहला चार्टर अधिनियम जो आया था वो ऐसा। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो ब्रिटिश के जो वेतन जो दिया जाता था जो वो कहाँ से व्यवस्था किया गया था, तो भारत से जो प्राप्त राजस्व होता था उसी के द्वारा ब्रिटिशों को वेतन दिया जाता था। अब आइए हम लोग आते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। तो 1813 के चार्टर अधिनियम हम समझते हैं इसकी व्यवस्था क्यों क्यों पड़ी थी और इसको क्यों लाया गया था। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं एक कंसेप्ट समझते हैं। क्या समझते हैं हम लोग, एक कंसेप्ट समझते हैं। उसके बाद ये जो टॉपिक है, ये जो दो जो पॉइंट है उसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, आप अच्छे से समझ जाइएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं पे जाके खेती करते हैं। क्या करते हैं, खेती करते हैं। खेती करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीज पर हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। खेती करने के लिए लीज पर क्या करते हैं, जमीन लेते हैं। जमीन लेते हैं, इसके तहत हम एक समझौता करते हैं। समझौता करते हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड होगा, एक समय काल क्या होगा, समय काल क्या होगा, कितना कर देंगे हम, यानी कि उससे कितना हम टैक्स देंगे। सिर्फ मैं ही करूंगा। ये सब बात हम लोग करते हैं। क्या करते हैं कि जब हम खेती करते हैं, लीज पर जमीन लेते हैं, किसी और से लेते हैं, तो उससे हम समझौता करते हैं कि हम आपके जमीन पर जो खेती कर रहे हैं तो उसको हम एक निश्चित समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, जैसे मान ले 10 साल के लिए हम आपसे एक जमीन को ले लिए। ये जमीन जो हो गया हमारा हो गया, तो 10 साल के लिए इस जमीन का जो टैक्स होगा वो हम आपको देंगे। ठीक है, जितना भी हम लोगों ने हम बांधते हैं उसके हम क्या करते हैं, तय करते हैं कि हम इतना रुपए इस प्रति एकड़ के दर से टैक्स देते हैं, कर देते हैं। और वो 10 साल तक के लिए वो सेम ही रहेगा, ना किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो उसमें वो बदला नहीं जाएगा। तो ये समझते हैं, हम समझ गए। और फिर ये भी हम करते हैं कि जब 10 साल के लिए ये जो जमीन आपने हमको दिया है तो उसमें सिर्फ मैं ही काम करूंगा, इसके अलावे मेरे अलावे और कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम समझ गए। ये कंसेप्ट बताने का मतलब, इससे हम इसको रिलेट करेंगे तो अब समझिए कि इसको हमको बताने का क्या मतलब था। तो ये तो समझ गए कि हम जब लीज पर लेते हैं तो क्या क्या प्रावधान करते हैं। तो सेम यहीं पर हुआ जब ब्रिटिश कंपनी जब आई, जब ब्रिटिश कंपनी 1600 में आई थी तो उस समय एलिजाबेथ ने उनको क्या दिया था, तो अधिकार पत्र दिया था कि आप जाकर भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो उन लोगों द्वारा वहां आपको समझौता किया गया होगा कि हम जो व्यापार करेंगे वो एक इतने टाइम पीरियड के बाद करेंगे। हम लोग जो टैक्स कलेक्ट करने की जो व्यवस्था होगी वो इस प्रकार से होगी। तो इसी सब का कारण को देखते हुए धीरे धीरे जब टाइम पीरियड खत्म होने लगा तो सबसे पहले क्या किया गया था, सबसे पहले तो जब टाइम पीरियड खत्म हुआ तो सबसे पहले
जो ब्रिटिश कंपनी का जो व्यापार करने का एक अधिकार था, जो ब्रिटिश कंपनी का जो अधिकार था व्यापार करने का, जो भारत में लिया था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, उसको 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। यानी अब ब्रिटिश कंपनी भारत में 20 वर्ष के लिए और आगे तक ये कर सकती थी। ठीक है, यहां पर कर सकती थी, ये काम कर सकती थी। ये समझ में आ गया कि मतलब 20 वर्ष के लिए आगे अब और भी ये अपना शासन वहां पर भारत में राजस्व वसूल सकती है, संचालन कर सकती है। और क्या किया गया था, तो इसके तहत जो किया गया था वो किया गया था कि ब्रिटिश लोगों का जो भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था, क्या था, यानी कि यहां पहले क्या था कि ब्रिटिश कंपनी ही सिर्फ भारत में व्यापार कर सकती थी। लेकिन जब 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया तो उसके तहत क्या प्रावधान किया गया, तो उसके तहत प्रावधान किया गया कि जो एकाधिकार करने का जो अधिकार था, यानी कि जो व्यापार करने का एकाधिकार था, वो सिर्फ ब्रिटिश कंपनी को न रहकर कोई और कंपनी को भी दे दिया गया था। यानी कि इसके तहत जो समझौता किया गया था कि सिर्फ आप भारत में सिर्फ आप ही व्यापार कीजिएगा, उसको खत्म करते हुए अब ये जो ब्रिटिश कंपनी का जो अधिकार करने था, व्यापार करने का जो अधिकार था, उसको छीन लिया गया। और क्या किया गया, वो भारत के साथ सिर्फ छीना गया था, चीन के साथ व्यापार करने का जो अधिकार था उसको रहने दिया गया था। ठीक है, और क्या किया गया था, तो सबसे पहले जो फिर और किया गया था, ये समझ में आ गया कि अब यहां से आप कंफ्यूज तो नहीं कीजिएगा कि एक बार आप बता रहे हैं कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, फिर आप बोल रहे हैं कि जो अधिकार था, एकाधिकार था, वो खत्म कर दिया गया था। तो ये आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इसी वास्ते ये जो एग्जाम्पल आप समझाएं तो हम ये समझाएं, यानी 20 वर्षों के लिए हम यहाँ पर 10 साल के लिए और बढ़ा दिए। अधिकार था, जो एकाधिकार था व्यापार करने का, वो सिर्फ अब हम ही नहीं रहेंगे, मेरे अलावा कोई और आ सकता है, तो ये यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, और इसके साथ क्या किया गया था, तो 1813 के पहले यहां पर ईसाई पादरियों को आने की अनुमति नहीं थी। ईसाई पादरी मतलब जो चर्च के जो पुजारी होते हैं, जैसे हम लोग के मंदिर का पुजारी होता है, उसी तरह से चर्च के जो पुजारी होते हैं, तो उन लोगों को यहाँ 1813 से पहले आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जैसे ही 1813 का चार्टर अधिनियम लाया गया, उसके बाद क्या किया गया, 1813 के बाद पादरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। क्या किया गया था, 1813 का जो चार्टर एक्ट लाया गया, उसके तहत ईसाई पादरी जो आए थे, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए थे, उसको भारत में पहली बार प्रवेश दिया गया था। और उन लोगों को बोला गया था कि अब आप जाके अपना जो धर्म है, जो ईसाई धर्म है, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं भारत में, ताकि भारतीयों को जो उनका जो पारंपरिक धर्म है उसे छोड़कर ईसाई बनाया जा सके, उसको अपने वेशभूषा में लाया जा सके, ताकि हम किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर लाने की कोशिश क्यों करते हैं, ताकि हम एक सोचते हैं कि जहां हम शासन करना चाहते हैं, वहां मेरा अधिकार जहां जमाना चाहते हैं, तो वहां पर जितने अधिक से अधिक मेरे लोग रहेंगे, हमको शासन करने में उतनी ही आसानी होगी। तो इसलिए ब्रिटिश पादरियों को भेजा गया था यहाँ पर कि आप जाइए वहां पर, भारतीयों को ईसाई धर्म के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताइए, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, ताकि जो भारत ये लोग थे वो आपसे प्रभावित होकर भारतीय धर्म छोड़कर ब्रिटिश धर्म में आए, ताकि हम लोगों को शासन करने में आसानी हो। तो हम इसलिए इसका ये मुख्य तीन बिंदु लाए गए थे। सबसे पहले क्या किया गया था, ब्रिटिश लोगों को जो भारत के साथ व्यापार करने का जो अधिकार था, उसको रोक लगा दी गई थी। बोला गया था कि आप सिर्फ एकाधिकार नहीं रहेगा, आपके अलावा कोई और कंपनी यहाँ पर आगे शासन करेगी। और इसके चीन के साथ जो व्यापार करना था उसको तो रहने दिया गया था। फिर दूसरा क्या किया गया था, तो जो व्यापार करने का अधिकार जो था ब्रिटिश कंपनी का, वो जो खत्म होने वाला था, उसको अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये हो गया। और फिर तीसरा पॉइंट क्या किया गया था, तो तीसरा जो था वह 1813 का जो पादरियों को जो था, उससे पहले यहाँ पर आने की अनुमति नहीं थी। तो 1813 के बाद ईसाई पादरियों को भारत में आकर धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिल गई थी। तो हम लोग समझ गए 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत क्या क्या व्यवस्था की गई थी, ये समझ गए। चलिए अगला टॉपिक हम लोग फिर समझने की कोशिश करते हैं। इसके तहत अभी तक हम जितना पढ़ाई आज की क्लास में हुआ, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। चलिए आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो 1813 का चार्टर अधिनियम था। अब हम लोग देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम लाने की क्या आवश्यकता थी, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ये हम समझते हैं। ये जो लाया गया था वो लाया गया था विलियम बेंटिक के शासनकाल में लाया गया था। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था वह विलियम बेंटिक के शासनकाल में लाया गया था। अब इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया था, ये हम समझने की कोशिश करते हैं।
क्या क्या प्रावधान किया गया था? तो सबसे पहले इसमें इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया था, तो कंपनी का जो व्यापार करने का अधिकार था, कंपनी का व्यापार का अधिकार को पूर्णतः खत्म कर दिया गया था। 1833 का चार्टर, पहले क्या किया गया था, 1813 के चार्टर अधिनियम में हमने समझा कि जो कंपनी का जो अधिकार था वो एकाधिकार न रहकर उसको बांट दिया गया था, उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन जब 1813 और 33 यहां से अगर हम जोड़ते हैं तो 1813 इसमें क्या किया गया था, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, तो यानी कि 20 वर्ष यहां खत्म हो गया। तो अब क्या किया गया, तो कंपनी का जो अधिकार था, कंपनी का जो एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो अगर पूछेगा कि कंपनी का अधिकार, भारत में जो व्यापार करने का अधिकार था वो कब समाप्त किया गया था, तो अब वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया था। दूसरा क्या किया गया था, तो दूसरा जो था दूसरा था बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या होगा, भारत का होगा। क्या था, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सबसे पहला किया गया था कि कंपनी का अधिकार जो था वो खत्म कर दिया था, कंप्लीटली खत्म, यहां कोई कंपनी शासन नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो पहले गवर्नर जनरल था, जैसे हम समझ जानते हैं पहले कौन था, पहले जो आया था वो था बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर ये आया। इसके बाद आया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके बाद अब क्या किया गया था, तो ये भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर थे उसको भारत का गवर्नर जनरल की संज्ञा दे दी गई थी। ठीक है, यानी कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। और क्या किया गया था, तो इसी के तहत 1843 में दास प्रथा जो था उसको, दास प्रथा को खत्म करने की प्रयास किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 में दास प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया गया था। और नया टॉपिक क्या किया गया था इसमें, तो इसमें बताया गया था कि भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं मतलब, भेदभाव नहीं मतलब धर्म, नस्ल, जाति, मूल, लिंग के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को काम करने से नहीं रोक सकते हैं। और ये व्यवस्था कब लाई गई थी, तो ये व्यवस्था 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत लाई गई थी कि हम जो ब्रिटिश कंपनी के अधीन जो भारतीय लोग थे वो भी यहाँ पर काम कर रहे थे, ब्रिटिश कंपनी के अधीन जो भारतीय लोग थे वो जब काम कर रहे थे तो उसको धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर उसको नहीं रोका जाएगा। ये व्यवस्था किया गया था यहाँ पर। फिर और क्या किया गया था, तो देखिए जब भारत का गवर्नर जनरल था इसका एक अपना परिषद था, तो भारत के गवर्नर जनरल में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई थी। कौन से सदस्य, चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई थी। और इस सदस्य का नाम क्या था, तो ये विधि के रूप में आया था, विधि सदस्य के रूप में आया था। विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई थी, वो था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत चौथे सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में, इसके परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, और अगर पूछेगा तो प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया था वो 1834 में किया गया था। कौन था, 1834 से प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में चौथे सदस्य की नियुक्ति जो विधि सदस्य के रूप में हुई थी वो की गई थी। तो हम लोगों ने समझ चुके हैं यहां तक हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या किया गया था। सबसे पहले तो व्यापारिक अधिकार जो था वो पूर्णतः खत्म कर दिया गया था। फिर क्या था, बंगाल का जो गवर्नर था अब किस नाम से जाना जाएगा, तो भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा था। और क्या किया गया था, तो 1843 में पहले जो दास प्रथा थी यहाँ पर उसको खत्म करने का प्रयास किया गया था। भेदभाव यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर काम तो कर रही थी लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारे भारतीय भी काम कर रहे थे, तो वो भारतीयों के साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि कुछ भारतीय ऐसे थे जो ब्रिटिश के वफादार थे, ब्रिटिश कंपनी के प्रति वफादार थे, तो उनको लिए कोई भेदभाव ना हो
भेदभाव ना हो, इसको देखते हुए क्या किया गया, तो इसमें व्यवस्था की गई कि अब हमारे अंदर जो काम कर रहे हैं, ब्रिटिश कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उसके साथ ना तो धर्म के आधार पर, ना भाषा के आधार पर, ना रंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। यानी कि अब सभी लोग आराम से यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी में काम कर सकते हैं। तभी हम जानते हैं कि अगर हम किसी कंपनी को चलाने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम कंपनी के लोगों के बीच में अगर हम क्या करते हैं, अगर सही से तालमेल नहीं बैठा पाएंगे तो कंपनी का विकास नहीं हो पाएगा। कंपनी का जो स्थिति जो है, ये जो बेस है, वो क्या होगा, खत्म होने लगेगा। वही स्थिति को देखते हुए इन लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया था कि भेदभाव जो हो रहा था पहले अंग्रेज जो भारतीय के साथ कर रहे थे, उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। ठीक है, और क्या किया गया, तो इसका तो अधिकार था, विलियम बेंटिक का अपना शासन था, ये राजनीतिक मामले संभाल रहे थे, व्यापारिक मामले संभाल रहे थे, लेकिन नियम व्यवस्था भी तो कोई चीज होता है ना, कि हाँ इस क्षेत्र में कैसे विधि व्यवस्था करेगा, उसको देखने के लिए फिर चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। क्योंकि पहले तो विधि था, वो इसी के अंतर्गत था, लेकिन जब इनको लगा कि हमारे से जो विधि व्यवस्था है वो नहीं संभल रहा है, तो उसके लिए चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई थी, और वो विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। और उसके अंतर्गत जो विधि आयोग बनाया गया था, वो 1834 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, जो कि चौथे सदस्य के रूप में थी। तो 1833 का चार्टर एक्ट हम लोग समझ गए। अभी तक जितना हम लोग पढ़ा है वो सब समझ गए। तो आइए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, हम लोगों ने अभी तक दिखा 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत क्या क्या व्यवस्था की गई थी वो समझे, 1813 के तहत क्या क्या व्यवस्था की गई थी वो समझे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की वीडियो देखेंगे, आगे समझेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया उसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले, और शेयर करते रहिए ताकि ये जो हमारे द्वारा जो बताई जाने वाली बातें हैं वो और लोगों के साथ पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।